दोस्तों, दुनिया बदलने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी दुनिया बदलने के लिए सिर्फ एक धागे, थ्रेड की जरूरत होती है। सीन इमेजिन कीजिए, लेट 19th सेंचुरी, जापान। एक गांव में एक बूढ़ी औरत कपड़ा बुन रही है। वो सुबह से शाम तक हाथ से लूम चला रही है, खटाखट खटाखट। उसका बेटा, एक दुबला पतला लड़का, कोने में बैठकर उसे देख रहा है। वो लड़का देखता है कि उसकी माँ की उंगलियां खून से लथपथ हैं। वो देखता है कि अगर एक छोटा सा धागा टूट जाए तो पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। माँ को सब कुछ फेंकना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है। दर्द, मेहनत और वेस्ट। उस लड़के ने उस दिन कसम खाई, मैं अपनी माँ के हाथों का दर्द खत्म कर दूंगा। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें दिमाग होगा। उस लड़के का नाम था सकीची टोयोडा। लोग उसे जापान का थॉमस एडिसन कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ इन्वेंटर नहीं था, वो एक फिलॉसफर था। उसने जो फिलॉसफी बनाई, उसने पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदली, फिर उसने कार इंडस्ट्री बदली, और आज वही फिलॉसफी गूगल, अमेज़न और हॉस्पिटल्स चला रही है। आज हम बात करेंगे टोयोटा की। ये कहानी कार्स की नहीं है, ये कहानी है द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ परफेक्शन की। कैसे एक गरीब बढ़ाई के बेटे ने फोर्ड और जनरल मोटर्स के एम्पायर को हिला दिया। बैठ जाइए, क्योंकि ये सफर लंबा है। चैप्टर 1, द मैजिक लूम, जिदोका। सकीची टोयोडा पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक कारपेंटर थे, लेकिन उनके पास एक विजन था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लूम्स बहुत तेज थे, लेकिन वो डम थे। अगर धागा टूट जाता तो मशीन चलती रहती थी और डिफेक्टिव कपड़ा बनाती रहती थी। इससे वेस्टेज होता था। सकीची ने सालों लगाए। उन्होंने बनाया टाइप जी लूम। इस मशीन में एक जादू था। जैसे ही धागा टूटता था, मशीन अपने आप रुक यानी स्टॉप हो जाती थी। इसे कहते हैं जिदोका, ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच। मशीन को पता है कि गलती हुई है। यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था। इसका मतलब था कि एक आदमी अब एक मशीन नहीं बल्कि 50 मशीन से संभाल सकता है, क्योंकि उसे मशीन को घूरने की जरूरत नहीं है। मशीन तभी बुलाएगी जब प्रॉब्लम होगी। डीप इनसाइट। सकीची ने हमें सिखाया, डोंट पास द डिफेक्ट फॉरवर्ड। गलती को वहीं रोको जहां वो पैदा हुई है। अगर आपने गलती को आगे जाने दिया तो वो कैंसर बन जाएगी। टाइप जी लूम इतना बेहतरीन था कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी प्लैट ब्रदर्स यूके ने जापान आकर सकीची से उसका पेटेंट खरीदा। उन्होंने सकीची को 1 लाख पाउंड दिए, आज के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सकीची टोयोडा अब अमीर थे, वो सक्सेसफुल थे, वो आराम से रिटायर हो सकते थे। लेकिन विजनरी लोग कभी आराम नहीं करते। चैप्टर 2, द डाइंग विश, फादर टू सन। सकीची टोयोडा के बेटे थे कीचिरो टोयोडा। कीचिरो अलग थे, वो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे। सकीची ने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने वो सारा पैसा 1 लाख पाउंड टेबल पर रखा। उन्होंने कहा, कीचिरो, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीत ली है, ये मेरी लेगेसी है, लेकिन जापान को आगे बढ़ने के लिए लूम्स नहीं, कार्स चाहिए। ये पैसा लो और एक कार कंपनी बनाओ। लोगों ने कहा, यह सुसाइड है। जापान में स्टील नहीं था, जापान में ऑयल नहीं था, जापान में टायर नहीं बनते थे। फोर्ड और जीएम पहले से जापान में कार्स बेच रहे थे। एक लूम बनाने वाला कार्स कैसे बनाएगा? लेकिन कीचिरो के लिए यह बिजनेस नहीं था, यह पितृ ऋण, डेट टू फादर था। सकीची की डेथ हो गई। अब कीचिरो अकेले थे। उनके कंधों पर पिता का सपना और फैमिली की इज्जत थी। उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के एक कोने में चुपचाप एक छोटा सा डिपार्टमेंट खोला, टोयोटा ऑटोमोटिव। चैप्टर 3, द टीयर डाउन, स्टीलिंग सीक्रेट्स। 1930s, कीचिरो टोयोडा ने एक शेवरोले कार खरीदी। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और कहा, इसे खोलो। उन्होंने कार का एक एक नट, एक एक बोल्ट खोला। उन्होंने पार्ट्स को जमीन पर बिछाया और स्टडी किया। प्रॉब्लम यह थी कि जापान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्हें इंजन कास्टिंग करना नहीं आता था। इंजन ब्लॉक एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसमें सिलेंडर होते हैं। इसे बनाना आर्ट है। कीचिरो ने खुद हाथ काले किए। वो कास्टिंग मोल्ड्स बनाते, मेटल डालते, रिजल्ट फेल। इंजन फट जाता, मेटल में बबल्स आ जाते। कीचिरो ने 6 मंथ्स तक रोजाना इंजन्स बनाए और तोड़े। वो फैक्ट्री में सोते थे, उनके कपड़े जल जाते थे। उन्होंने इतना वेस्ट जनरेट किया कि फैक्ट्री का कूड़ादान इंजन से भर गया। लोग उन्हें पागल बोलने लगे। टेक्सटाइल बिजनेस के शेयर होल्डर्स गुस्सा थे, ये लड़का अपने बाप का पैसा मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन कीचिरो के पास वो जिद थी। फाइनली मॉडल A1 इंजन स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपनी पहली कार बनाई।
लेकिन दोस्तों, कार बनाना आसान है, कार बेचना मुश्किल है। कीचिरो ने कार लॉन्च की। पहली डिलीवरी में कार रास्ते में टूट गई, इंजन ओवरहीट हो गया, दरवाजे खुल गए। कीचिरो ने क्या किया? वो कस्टमर के घर गए, माफी मांगी, कार वापस लाए और नई कार दी। उन्होंने हर फेलियर को नोट किया। यहां से जन्म हुआ काइजेन का, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हम आज गलती करेंगे, लेकिन कल हम बेहतर होंगे। चैप्टर 4, द वॉर एंड द हंगर, सर्वाइवल मोड। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। जापान की हालत खराब हो गई। गवर्नमेंट ने टोयोटा को मिलिट्री ट्रक्स बनाने का ऑर्डर दिया। रिसोर्सेज नहीं थे। कीचिरो को वन आइड ट्रक्स बनाने पड़े क्योंकि दूसरी हेडलाइट के लिए ग्लास नहीं था। ब्रेक्स सिर्फ फ्रंट व्हील्स में थे। वॉर खत्म हुआ, जापान डिस्ट्रॉय हो गया, फैक्ट्रीज पर बॉम्ब गिरे थे। टोयोटा के पास कोई कस्टमर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने को चावल नहीं थे, वो कार क्या खरीदेंगे? कीचिरो टोयोटा ने पॉट्स और पैन्स यानी बर्तन बनाए ताकि फैक्ट्री चलती रहे। उन्होंने खेती की ताकि वर्कर्स को खाना खिला सके। लेकिन क्राइसिस अभी आना बाकी था। 1950 का क्राइसिस। जापान में रिसेशन आया। टोयोटा बैंकरप्सी की कगार पर थी। बैंक वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि अगर लोन चाहिए तो 2000 एम्प्लॉइज को फायर करो। कीचिरो टोयोटा, जो अपने एम्प्लॉइज को फैमिली मानते थे, टूट गए। उन्होंने एम्प्लॉइज के सामने खड़े होकर स्पीच दी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने वादा किया था कि मैं कभी किसी को नहीं निकालूंगा। मैं फेल हो गया हूं। मैं रिजाइन कर रहा हूं। कीचिरो टोयोटा ने अपनी बनाई हुई कंपनी, अपने पिता का सपना छोड़ दिया ताकि कंपनी बच सके। कंपनी बच गई, लेकिन कीचिरो का दिल टूट गया। रेजिग्नेशन के कुछ साल बाद सिर्फ 57 की उम्र में कीचिरो टोयोटा की डेथ हो गई। उनकी मौत वेस्ट नहीं गई। उनकी मौत ने कंपनी के अंदर एक आग लगा दी। नए लीडर्स ने कसम खाई कि हम दोबारा कभी ऐसी हालत में नहीं आएंगे। चैप्टर 5, द सुपरमार्केट सीक्रेट, ताइची ओनो। यहाँ एंट्री होती है ताइची ओनो की। ये वो आदमी है जिसने टोयोटा को गॉड मोड में पहुंचाया। ताइची ओनो एक इंजीनियर थे, सख्त, रूथलेस। वो अमेरिका गए थे फोर्ड की फैक्ट्री देखने। उन्होंने फोर्ड का सिस्टम देखा, बड़ी मशीन्स, बड़े गोडाउन्स। उन्होंने देखा कि फोर्ड हजारों कार्स बनाकर रख लेता है, चाहे कस्टमर मांगे या ना मांगे। इसे कहते हैं पुश सिस्टम। ताइची ओनो को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये वेस्ट है, हमारे पास जापान में जगह नहीं है गोडाउन बनाने की। फिर ओनो एक अमेरिकन सुपरमार्केट पिगली विगली गए। वहां उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने देखा कि कस्टमर शेल्फ से सामान उठाता है। जब शेल्फ खाली हो जाती है तभी स्टोर का लड़का शेल्फ को रिफिल करता है, पहले नहीं। ओनो का दिमाग चला, क्या हम कार्स ऐसे बना सकते हैं? हम कार तभी बनाएंगे जब कस्टमर ऑर्डर करेगा। हम स्टीयरिंग व्हील तभी बनाएंगे जब कार रेडी होगी। यहां से जन्म हुआ जस्ट इन टाइम यानी JIT सिस्टम का और कानबान कार्ड का। उन्होंने फैक्ट्री से गोडाउन्स हटा दिए। उन्होंने कहा, इन्वेंट्री इज ईविल, सामान जमा करना शैतान है। अगर मशीन खराब हुई तो पूरी लाइन रुक जाएगी। लोगों ने कहा, यह रिस्क है। उन्होंने कहा, यह रिस्क जरूरी है। जब लाइन रुकेगी तभी हमें असली प्रॉब्लम दिखेगी। ओनो फैक्ट्री फ्लोर पर चौक यानी खड़िया से एक गोला बनाते थे। वो मैनेजर को उस गोले में खड़ा करते और कहते, यहां खड़े रहो और देखो, जब तक तुम्हें 50 प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, हिलना मत। इसे कहते हैं द ओनो सर्कल, ऑब्जर्व, एनालाइज, इंप्रूव। चैप्टर 6, द 5 वाइज, रूट कॉज एनालिसिस। टोयोटा की सबसे पावरफुल टेक्निक जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, द 5 वाइज। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बैंड एड लगाते हैं, टोयोटा सर्जरी करता है। एग्जाम्पल, मशीन रुक गई, प्रॉब्लम 1 वाई, क्योंकि फ्यूज उड़ गया, सॉल्यूशन, फ्यूज बदल दो, नो। दूसरा वाई, फ्यूज क्यों उड़ा? क्योंकि मोटर ओवरहीट हो गई। तीसरा वाई, मोटर ओवरहीट क्यों हुई? क्योंकि ऑयल फिल्टर ब्लॉक था। चौथा वाई, ऑयल फिल्टर ब्लॉक क्यों था? क्योंकि मेटल चिप्स ऑयल में आ गए थे। पांचवा वाई, मेटल चिप्स क्यों आए? क्योंकि पंप की शाफ्ट घिस गई थी। रियल सॉल्यूशन, पंप शाफ्ट को रीडिजाइन करो। अगर आप पहले वाई पर रुक जाते तो आप बस फ्यूज बदलते रहते और मशीन बार बार खराब होती। टोयोटा प्रॉब्लम की जड़ यानी रूट तक जाता है। इसी वजह से टोयोटा की कार्स कभी खराब नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। चैप्टर 7, द इन्वेजन ऑफ अमेरिका, लैंड क्रूजर एंड कोरोला। टोयोटा ने सोचा, अब हम अमेरिका जाएंगे। उन्होंने अपनी कार टोयोपेट क्राउन भेजी। ये डिजास्टर था। अमेरिकन हाईवेज पर कार वाइब्रेट करती थी, इंजन पावर कम थी। अमेरिकन्स ने मजाक उड़ाया।
टोयोटा ने हार नहीं मानी, वो वापस जापान गए। उन्होंने लैंड क्रूजर भेजी, ये बीस्ट थी, इसने जीप्स को हरा दिया। फिर उन्होंने भेजी टोयोटा कोरोला। 1970s में ऑयल क्राइसिस आया, पेट्रोल महंगा हो गया, अमेरिकन्स को बड़ी कार्स कैडिलैक छोड़नी पड़ी, उन्हें छोटी फ्यूल एफिशिएंट कार्स चाहिए थीं। टोयोटा रेडी था। टोयोटा की कार सस्ती थी लेकिन उनकी क्वालिटी मर्सिडीज जैसी थी। डोर बंद करने की आवाज थर्ड, इंजन की स्मूथनेस। अमेरिकन्स हैरान थे, एक सस्ती कार इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि उस कार के हर पार्ट में साकीची का जिडो, कीचियोरो का विजन और ओनो का जस्ट इन टाइम लगा था। 1980 आते आते टोयोटा ने फोर्ड और जीएम को पीछे छोड़ दिया। डेट्रॉइट यानी अमेरिका की मोटर सिटी में हल्ला मच गया। टोयोटा ने दुनिया जीत ली थी। चैप्टर 9, द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमिलिटी, गेंची गेनबुत्सु। टोयोटा का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका कल्चर, गेंची गेनबुत्सु यानी गो एंड सी। टोयोटा का सीईओ ऑफिस में नहीं बैठता, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीईओ फैक्ट्री फ्लोर पर जाता है, वो ऑयल में हाथ गंदे करता है। एक स्टोरी है, टोयोटा सिएना वैन अमेरिका में बिक रही थी, सेल्स कम थी। चीफ इंजीनियर यूजी योकोया ने क्या किया, उन्होंने सिएना को लिया और अमेरिका के हर स्टेट यानी 50 स्टेट्स में ड्राइव किया, 53,000 माइल्स। उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिकन फैमिलीज कार में खाना खाती हैं जो जापानीज नहीं करते। उन्होंने देखा कि कप होल्डर्स कम हैं, बर्गर रखने की जगह नहीं है। उन्होंने वापस आकर कार रीडिजाइन की, 14 कप होल्डर्स लगाए, सेल्स डबल हो गई। इसी को कहते हैं गो एंड सी। आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर दुनिया नहीं समझ सकते। चैप्टर 10, कंक्लूजन, द इनफिनाइट गेम। तो दोस्तों, साकीची और कीचियोरो टोयोटा की कहानी हमें क्या सिखाती है? 2. स्टार्ट विथ अ मिशन, नॉट मनी। साकीची ने लूम इसलिए नहीं बनाया ताकि वो अमीर बने, बल्कि इसलिए ताकि उनकी माँ का दर्द कम हो। 3. रिस्पेक्ट द वेस्ट। वेस्ट सिर्फ पैसा नहीं है, वेस्ट किसी की मेहनत है, किसी का वक्त है। वेस्ट को खत्म करना सबसे बड़ी पूजा है। काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। परफेक्शन एक मंजिल यानी डेस्टिनेशन नहीं है, परफेक्शन एक सफर यानी जर्नी है। आज का काम कल से बेहतर होना चाहिए। कीचियोरो टोयोटा ने अपनी जान दे दी इस कंपनी के लिए, लेकिन आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। उनका सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, आज हर जगह यूज होता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं तो ओनो सर्कल बनाइए, खड़े हो जाइए और अपनी गलतियों को देखिए। 5 वाइज पूछिए, प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए और जिडो का अपनाइए। गलती मत पास कीजिए। याद रखिए, बड़ा बनने के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं है, बस एक धागे को टूटने से बचाना है। अपनी लूम पर वापस जाइए, काम शुरू कीजिए, रुकिए मत। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।